मॉनेटरी पॉलिसी अर्थात मौद्रिक नीति क्या होती है? देश में मुद्रा व साख नियंत्रण की जो नीति होती है उसे ही मौद्रिक नीति कहते हैं, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बनाई जाती है देश में मुद्रा व साख नियंत्रण करने के लिए। और किस पे अप्लाई होती है? ये व्यापारिक बैंकों पर। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि मौद्रिक नीति से अभिप्राय मुद्रा व साख की मात्रा पर नियमन व नियंत्रण करने की नीति से है। देश में मुद्रा की मात्रा और साख की मात्रा पर नियमन करना, नियंत्रण करना, ताकि कि क्या हो, मैंने बताया था ना आपको जब मुद्रा वाला लेसन पढ़ा था कि मुद्रा क्या है? एक अच्छी स्वामिनी सेविका है लेकिन एक बुरी स्वामिनी है। तो मुद्रा यदि ओवर कंट्रोल हो जाती है तो भी क्या होती है? देश के लिए खतरनाक साबित होती है। तो इसीलिए देश में मुद्रा व साख की मात्रा नियंत्रित होनी चाहिए, जिसका कार्य किसका होता है? भारतीय रिजर्व बैंक का होता है। इसके लिए ही वो मौद्रिक नीति निर्धारित करता है। देश में मुद्रा व साख की मात्रा नियंत्रण में नियमन करने के लिए उचित मौद्रिक नीति की आवश्यकता होती है। भारत में मौद्रिक नीति रिजर्व बैंक अपने केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश के आधार पर जारी करता है। जो केंद्रीय निदेशक बोर्ड जिससे कि भारतीय रिजर्व बैंक शासित होता है, नियमित होता है, वो उसके द्वारा ही भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या किया जाता है? मौद्रिक नीति का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, अब हम देख लें कि मौद्रिक नीति के लिए कौन कौन से उपकरण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनाए जाते हैं। तो यहाँ पर दिए हुए हैं, एक तो है रेपो दर, दूसरा है रिवर्स रेपो दर, एक है नकद कोषानुपात और एक है वैधानिक तरलता अनुपात। तो ये 4 तरह के उपकरण हैं जिसे भारतीय रिजर्व बैंक काम में लेता है और भारत में क्या करता है? मौद्रिक नीति को निर्धारित करता है, मुद्रा व साख पर नियंत्रण करता है। देख रहे हैं आप, मौद्रिक नीति के उपकरण रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, नकद अनुपात, कोषानुपात और वैधानिक तरलता अनुपात। अब हम इनको डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले आती है रेपो दर या रेपो रेट। ये एक टी नहीं है बच्चों, इसकी स्पेलिंग होगी RATE। रेपो दर क्या होती है? तो बच्चों हमने पढ़ा था कि रिजर्व बैंक है वो व्यापारिक बैंकों को क्या देता है? ऋण देता है। तो ऋण के बदले में जो ब्याज वसूलता है, तो जिस दर पर वसूलता है उसे ही हम कहते हैं रेपो दर। समझ में आ रहा है? तो रिजर्व बैंक जब व्यापारिक बैंकों को ऋण देंगे तो यदि वो महंगी पर देंगे, अर्थात जब रेपो दर अधिक होगी, तो क्या होगा? व्यापारिक बैंकों को महंगे ऋण मिलेंगे। उनको महंगे ऋण मिलेंगे तो वो क्या करेंगी? देश में जो साख की जो मात्रा है, अर्थात देश में जो वो कम ऋण ले पाएंगे। महंगे यदि ऋण मिलेंगे तो कम ऋण ले पाएंगे, और कम ऋण ले पाएंगे तो वो जनता को भी कम साख मात्रा दे पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि जब रेपो दर में वृद्धि हो जाती है तो देश में साख का संकुचन हो जाता है, और रेपो दर में कमी हो जाती है तो देश में साख का विस्तार होगा। क्योंकि उनको सस्ते ऋण मिलेंगे तो वो अधिक ऋण लेंगे, अधिक ऋण लेंगे, उनके पास अधिक पैसा होगा तो वो लोग अधिक लोगों को बांट पाएंगे, और अधिक लोगों को बांट पाएंगे तो देश में साख का निर्माण होगा नहीं होगा। तो साख विस्तार के लिए रेपो दर में कमी और साख संकुचन के लिए रेपो दर में वृद्धि, अर्थात यहाँ पर कैसा संबंध हो गया? विपरीत संबंध हो गया। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को अल्पकालिक दैनिक लेन देन हेतु ऋण उपलब्ध कराता है उसे क्या कहते हैं? रेपो दर कहते हैं। रिजर्व बैंक किसको देता है? व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है अल्पकालीन दैनिक लेन देन के लिए। ये इतनी कम अवधि के लिए होते हैं ऋण कि जिन्हें हम ओवरनाइट भी कहते हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि केंद्रीय बैंक बहुत कम अवधि के लिए ऐसे ऋण उपलब्ध करवाता है। ये क्या कहलाता है? ओवरनाइट कहलाता है। जो कम अवधि के लिए होते हैं इसीलिए ओवरनाइट भी से कहते हैं। साख विस्तार के लिए रेपो दर में क्या कर दी जाती है? कमी कर दी जाती है। साख संकुचन के लिए रेपो दर में क्या की जाती है? वृद्धि कर दी जाती है। तो यहाँ विपरीत संबंध हो गया। समझ में आ गया आपको अच्छे से कि किस प्रकार से रेपो दर के द्वारा देश में साख विस्तार या साख संकुचन किया जाता है, मुद्रा और साख की मात्रा पर नियंत्रण किया जाता है। जो अगला है वो है रिवर्स रेपो दर। रेपो दर का उल्टा रिवर्स रेपो दर। ठीक है, हाँ। अब केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों की कुछ जमाएं अपने पास जमा करते हैं, तो उसके बदले में वो जो उन्हें ऋण देते हैं, समझ में आ रहा है कि केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों की जो जमाएं हैं वो अपने पास क्या करते हैं? जमा करते हैं, और उसके बदले में भी वो उनको क्या देते हैं? ब्याज दर देते हैं। अर्थात केंद्रीय बैंक को भी व्यापारिक बैंकों को ब्याज अदा करना होता है, तो उसे हम कहते हैं रिवर्स रेपो दर। तो आप समझ पा रहे हैं कि रेपो में तो क्या होता है? जो व्यापारिक बैंक है वो केंद्रीय बैंकों को क्या देते हैं? ब्याज देते हैं, जबकि रिवर्स रेपो दर में केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को क्या करते हैं? ब्याज अदा करते हैं। समझ में आ गया? यही लिखा है कि वह ब्याज दर जो रिजर्व बैंक
बैंक व्यापारिक बैंकों को उनकी अल्पकालीन जमाओं के बदले में अदा करता है, क्योंकि हम भी व्यापारिक बैंकों के पास यदि पैसा जमा करते हैं तो वो हमें ब्याज दर देता है नहीं देता, तो इसी प्रकार व्यापारिक बैंक भी केंद्रीय बैंक के पास अपने पैसे जमा करते हैं, उसके बदले में केंद्रीय बैंक उनको ब्याज अदा करता है। अब रिवर्स रेपो दर में यदि वृद्धि हो जाएगी, रिवर्स रेपो दर में वृद्धि अर्थात जो केंद्रीय बैंक है उनको क्या देना होगा, अधिक क्या देनी होगी। केंद्रीय बैंक यदि व्यापारिक बैंकों को अधिक ब्याज देगी तो व्यापारिक बैंक क्या करेंगे, अपना पैसा केंद्रीय बैंक के पास जमा करेंगे नहीं करेंगे, तो केंद्रीय बैंक के पास जमा में वृद्धि हो जाएगी और इससे देश में क्या होगा, साख का संकुचन। समझ में आया कि रिवर्स रेपो दर में वृद्धि होने से व्यापारिक बैंक अधिक से अधिक पैसा लोगों को ना बांट के किसको बांटेंगे, केंद्रीय बैंक को में जमा कराएंगे। केंद्रीय बैंक में जमा कराएंगे तो देश में साख का संकुचन हो जाएगा और यदि रिवर्स रेपो दर में कमी हो गई तो साख का विस्तार होगा। तो यहाँ पर भी कैसा संबंध हो गया, विपरीत संबंध हो गया कि रिवर्स रेपो दर में वृद्धि से रिजर्व बैंक की जमाओं में वृद्धि हो जाएगी जिससे देश में साख का संकुचन होगा। और इसका उल्टा यदि हम देखें कि रिजर्व रेपो दर में यदि कमी होती है तो रिजर्व बैंक की जमाओं में भी क्या हो जाएगी, कमी, क्योंकि व्यापारिक बैंक कम से कम पैसा केंद्रीय बैंक में जमा करेंगे और किसको करेंगे, लोगों को देंगे, तो इससे क्या होगा, देश में साख का विस्तार होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो ये हो गई रिवर्स रेपो दर, दूसरा उपकरण मौद्रिक किसका, भारतीय रिजर्व बैंक का देश में मुद्रा व साख नियंत्रण का। तीसरा देख लें, तीसरा है नकद कोषानुपात, कैश रिजर्व रेशो, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। CRR क्या होता है आप तो आपको अच्छे से याद होगा क्योंकि हमने व्यापारिक बैंक में भी इसको अच्छे से पढ़ लिया था। केंद्रीय बैंक के जब हमने कार्य पढ़े थे, केंद्रीय बैंक की मुद्रा व साख नियंत्रण अर्थात केंद्रीय बैंक की साख नियंत्रण के जब परिमाणात्मक उपाय पढ़े थे तो उसमें भी हमने इसको अच्छे से जान लिया था कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास व्यापारिक बैंकों को अपनी जमा का एक निश्चित अनुपात जमा कराना होता है जिसे ही हम कैश रिजर्व रेशो कहते हैं। तो हमने जाना था कि जब CRR में कमी होती है अर्थात कम अनुपात किसके पास जमा कराना पड़ता है, केंद्रीय बैंक के पास, तो क्या होता है, इससे देश में साख का विस्तार होता है। और CRR में जब वृद्धि होती है अर्थात अधिक अनुपात केंद्रीय बैंक के पास जमा कराना होता है तो इससे देश में साख का संकुचन होता है। तो यहाँ पर भी कैसा संबंध हो गया, विपरीत संबंध हो गया। यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्यापारिक बैंकों को अपनी जमा का एक निश्चित भाग रिजर्व बैंक के पास रखना होता है, इसे हम नकद कोषानुपात कहते हैं। साख विस्तार के लिए CRR में क्या कर दी जाती है, कमी कर दी जाती है और साख संकुचन के लिए CRR में वृद्धि कर दी जाती है। यदि रिजर्व बैंक CRR में वृद्धि करेगा तो इसका मतलब व्यापारिक बैंकों को अपनी जमा का अधिक भाग किसके पास जमा कराना पड़ेगा, रिजर्व बैंक के पास, और इससे देश में साख संकुचन हो जाएगा। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो 1/CRR जमा गुणक होता है, साख गुणक होता है। जब हमने पढ़ा था ना व्यापारिक बैंक किस प्रकार से साख निर्माण करता है तो हमने यही पढ़ा था। तो CRR की मात्रा अधिक तो देश में क्या होगा, साख संकुचन, CRR की मात्रा कम तो देश में साख का विस्तार। तो अधिक से अधिक साख निर्माण होगा CRR की मात्रा कम करने पर। समझ में आ गया। तो CRR क्या होता है, कैश रिजर्व रेशो, और किस प्रकार से भारतीय रिजर्व बैंक इसे मौद्रिक नीति के रूप में इस्तेमाल करता है। अब अगला है वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेट रेशो, लिक्विडिटी रेशो। अब ये क्या होता है, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, वैधानिक तरलता अनुपात, तो ये भी हम जान चुके थे केंद्रीय बैंक के जब हमने परिमाणात्मक या मात्रात्मक उपाय पढ़े थे तब। तो हमने इसमें जाना था कि भारतीय रिजर्व बैंक निर्देश देता है किसको, व्यापारिक बैंकों को, कि वो अपनी जमा का एक निश्चित भाग तरल रूप में खुद के पास रखे। तो वो भी कौन डिसाइड करता है, रिजर्व बैंक डिसाइड करता है। तो इसमें भी यही होता है कि वो यदि अधिक कर देगा वैधानिक तरलता अनुपात को, केंद्रीय बैंक यदि अधिक कर देगा तो इससे क्या होगा कि जो व्यापारिक बैंक हो उनको अधिक पैसा अपने पास रखना होगा और वो कम पैसों को साख के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, ऋण के रूप में दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा, देश में साख संकुचन हो जाएगा। और यदि वैधानिक तरलता अनुपात कम होगा अर्थात कम पैसा रिजर्व जो व्यापारिक बैंक है वो अपने पास रख पाएंगे तो वो अधिक से अधिक क्या दे पाएंगे, ऋण दे पाएंगे। तो यहाँ पर भी कैसा संबंध हो गया, विपरीत संबंध हो गया, नहीं हो गया कि SLR में यदि कमी होगी तो देश में साख का विस्तार होगा, SLR में यदि वृद्धि होगी तो देश में साख का संकुचन होगा। तो यही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है कि भारतीय रिजर्व बैंक निर्देश देता है व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल जमा का एक निश्चित अनुपात स्वयं के पास जमा कोष में रखें ताकि कि उनकी जो भी जरूरत है वो उसको पूरी कर सके। समझ में आया। तो SLR में जब कमी होगी तो साख का क्या होगा, विस्तार होगा, और SLR में जब वृद्धि होगी तो साख का संकुचन होगा। तो इस प्रकार से स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, वैधानिक तरलता अनुपात के द्वारा भी भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा व साख पर नियंत्रण कर सकता है। तो आपको चारों उपकरण अच्छे
अच्छे से समझ में आ गए कि किस प्रकार से भारत में मौद्रिक नीति के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ये चारों उपकरणों को अपनाकर देश में मुद्रा व साख की मात्रा पर नियंत्रण किया जाता है। इस प्रकार रिजर्व बैंक मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास के लक्ष्य को बनाए रखने के लिए नियंत्रित साख विस्तार नीति का पालन करता है। कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो ये चाहता है कि मूल्य स्थिरता बनी रहे भारत देश में, और इसके साथ ही क्या हो, विकास भी हो। तो विकास भी होता रहे, देश में मूल्य स्थिरता भी बनी रहे, तो इसी को बनाए रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति को निर्धारित करता है, और जिसके लिए ये चारों उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं, जिससे देश में मुद्रा व साख की मात्रा क्या हो, नियंत्रित हो, और देश में नियंत्रित साख विस्तार की नीति का पालन किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। तो आपको चारों उपकरण समझ में आ गए। कौन कौन से पढ़े हमने? रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, नकद कोषानुपात और वैधानिक तरलता अनुपात। ये चारों उपकरण पढ़े, और इन चारों उपकरणों का मुद्रा साख विस्तार और साख संकुचन से विपरीत संबंध है, इसको भी हमने अच्छे से जान लिया। तो आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप ये सारी चीजें अपनी कॉपी में नोट कर लेना, और जैसे मैंने लिखा हुआ है उसको उसी तरीके से लिखना, ताकि कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, तो अब आगे हम क्या पढ़ेंगे? आगे हम पढ़ेंगे, हमने व्यापारिक बैंक वाला लेसन अच्छे से पढ़ लिया कि व्यापारिक बैंक कौन कौन से कार्य करता है, व्यापारिक बैंक किस प्रकार से साख निर्माण करता है, और हमने केंद्रीय बैंक भी अच्छे से पढ़ लिया। तो व्यापारिक बैंक और केंद्रीय बैंक में क्या तुलना है, दोनों में क्या अंतर है, उसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो इसीलिए क्योंकि आप व्यापारिक बैंक वाले लेसन को भी अच्छे से पढ़ चुके हैं, और केंद्रीय बैंक वाला लेसन भी आपने अच्छे से पढ़ लिया। तो आप इन दोनों को अपने दिमाग में अच्छे से बिल्कुल सेट रखिए, ताकि कि वो तुलना करें जब हमें, तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।